और अब हम अपने अगले पैनल की ओर आगे बढ़ेंगे। बेहद खास हमारे मेहमान मिस्टर अरविंद अहिरवार। मैं जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगी मिस्टर अरविंद अहिरवार को। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संकल्प सिंह जी को। अरविंद अहिरवार जी जो रेंजर है बेगमगंज रायसेन के, कि कैसे जंगलों की सुरक्षा हो, आज उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में डॉक्टर संकल्प सिंह जी है, फाउंडर एंड डायरेक्टर यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मनीष सिंह जी को, स्टेट हेड हैं जय अम्बे। मनीष सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच में मनीष जी भी हैं और इस पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे क्योंकि कैसी उड़ान अलग अलग सेक्टर्स में रहने वाली है। इन महानुभावों से पता करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे रोड मैप है जो मध्य प्रदेश के विकास में ये योगदान देने वाले हैं। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया तृप्ति। समाज के अलग अलग वर्ग में अलग अलग लोग काम करते हैं, मिसाल बनते हैं, उड़ान भरते हैं और आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा संदेश देते हैं। और ऐसा ही संदेश मध्य प्रदेश की जनता तक हम पहुंचाने वाले हैं। डॉक्टर संकल्प सर, एक ऐसी समस्या जो बहुत ज्यादा है, गर्भाधारण की समस्या जोड़ों में लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आप क्या सबसे पहले कहना चाहेंगे, वो विचार जो लोगों तक पहुंचे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले? आजकल अगर देखा जाए तो बहुत पिछले कुछ सालों से इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं, जिनको कि प्रेगनेंसी होने में, बच्चे होने में दिक्कत आती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इंडियन सिनेरियो में देखें भारत में, तो 6 में से हर एक कपल को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। और इसका मेन कारण जो आजकल लग रहा है वो अपनी जीवन शैली है, क्योंकि हम जिस तरह की आजकल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, उसमें एक तो ये हो गया है कि हम लोग के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो हमारा खाना हो गया, चाहे वायु हो गई, सब की सब चीज़ प्रदूषित हैं। तो हमारी बॉडी में हर तरह से केमिकल्स जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो जो हम क्रीम लगाते हैं अपनी स्किन में, 60% उस क्रीम का हमारे खून में जाता है और हमारे अलग अलग अंगों पे उसका असर पड़ता है। और जो शुक्राणु होते हैं और अंडे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन सब केमिकल्स के, और उनमें डैमेज हो जाता है। तो बहुत सारे कारण जो आजकल देखे जा रहे हैं कि यंग गर्ल्स जो कि 24, 25, 22 साल की लड़कियों में, अभी मैंने परसों एक पेशेंट देखी थी, 3 साल शादी को, उसकी सिर्फ 24 साल उम्र है, पर उसके अंडे अभी इस एज पे पहुंच गए जो कि नॉर्मली 40 साल के बाद देखे जा रहे हैं। तो 24 साल की लड़की है पर उसके अंडे की संख्या 40 साल की महिला के बराबर है, तो ऑफ कोर्स उसको प्रेगनेंसी होने में बहुत दिक्कत होने वाली। उसी तरह से पुरुषों में शुक्राणु की क्वांटिटी बहुत कम होती जा रही है, उनकी क्वालिटी बहुत गड़बड़ होती जा रही है। तो हमारी जीवन शैली से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम झेल रहे हैं, जो भी अभी आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं। मोबाइल फ़ोन के, वाईफाई के एडवांटेजेस हैं हम लोग को, पर उस चीज़ के इतने डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमको आज से 10 साल बाद शायद उसकी प्रॉपर, जब अभी स्टडीज़ हो रही हैं उस पर, और इनिशियल रिसर्च यही बता रही है कि डिसएडवांटेज हैं, पर उसका असल इम्पैक्ट हमको आज से 10 से 20 साल बाद देखने को मिलेगा, और शायद हमारे बच्चों को और आगे की जनरेशन को बहुत भुगतना पड़े इस चीज़ के लिए। क्या करना चाहिए, इससे दोबारा जब आपके पास आएंगे तो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा करना चाहिए कि आज तो कम से कम सुधार ले अपने आप को हम। मनीष जी, मनीष सिंह जी, जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज से आप हैं सीनियर मैनेजर। अच्छा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आपातकालीन सेवाओं की बात होती है, लोग सबसे पहले जब भी कोई समस्या होती है डायल कर देते हैं इमरजेंसी नंबरों को। आपकी इमरजेंसी सर्विसेज कैसी हैं, आप कितने कम समय में मुहैया कराते हैं और खासियत क्या है? सबसे पहले जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया कि हम अपने जेईएस इमरजेंसी सर्विसेज की सेवाओं के बारे में बता सकें। जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सेवा दे रही है, आपातकालीन सेवा। इसमें हमारी 2061 एम्बुलेंस वर्क कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग की 108 सेवा है, उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट है, और
108 सेवा है। इसके बाद 104 का हमारा हेल्थ हेल्पलाइन है और जननी सेवा है। उसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश की आम जनता को सेवा देते हैं। हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी कॉल आए तो हम जल्द से जल्द उस कॉल को रिस्पॉन्स देकर हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं और एम्बुलेंस में जो कार्यरत कर्मचारी वह त्वरित सहायता दे सकें और उनको जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमने अलग अलग तकनीकी सहायता भी ले सकती, जैसे हमने LBS, GPS और मोबाइल डाटा टर्मिनल लगाए हुए अपनी एम्बुलेंस में, जिसमें रियल टाइम ट्रैक करके और जल्द से जल्द एम्बुलेंस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अरविंद जी, बहुत देर बाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बड़ा विषय है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, सबसे पहले इस पर बात करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी का। पर्यावरण चूँकि बहुत गंभीर मुद्दा है और हर व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का मौका मिला है। तो वनों को कैसे वैज्ञानिक पद्धति से हम आगे ले जाएं, जैसे चाहे पौधारोपण की बात हो, पौधा लगाने से लेकर उसकी देखभाल समय पर जो उसमें दवाई डालनी है, उसकी निदाई गुड़ाई करनी है और उसके पूरा जीवन चक्र जो है 4 से लेकर 5 साल जो उसको निरंतर उसको देखना है। इसके अलावा जो बड़े वन हैं उनका भी वैज्ञानिक पद्धति से हमें उनको बचाना है। इसके अलावा जो भूमाफिया हैं उनने जो वन भूमि को दबा लिया है उसको ही विधि के अनुसार उनसे मुक्त कराना है। क्योंकि वनों के आसपास बहुत सारे ग्राम भी होते हैं, वहाँ चूँकि निरंतर हमारे वन्य प्राणी भी रहते हैं, उनसे भी गांव वालों को बचाना, वहाँ भी वैज्ञानिक पद्धति से और ग्रामीण जनों के सहयोग से वन एवं पर्यावरण को बचा के रखना। और प्लास्टिक फ्री मुहिम भी चल रही है आपकी, बड़ा दिलचस्प होगा जानना। दोबारा आपके पास जरूर आऊंगी मैं। संकल्प जी, कई बार हमने देखा है कि आज जब महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में जा रही हैं तो वो फैसले कई बार लेती हैं कि हमें इस एज के बाद बच्चा पैदा करना है। तो क्या ऐसा है कि जब पहले के ज़माने में बहुत कम उम्र में बच्चे पैदा कर लिए जाते थे, लेकिन आज कई महिलाएं 40 साल के पार में भी कोशिश करती हैं कि उस वक्त हम पेरेंट बनने के लिए उस वक्त तक योग्य हैं या काबिल बन जाएंगे बच्चा संभालने के, पालने पोसने के। तो उस वक्त क्या शारीरिक रूप से ऐसा संभव है कि कोई 40 साल के ऊपर की महिला या 35 साल से ऊपर की महिला वो प्रेग्नेंट हो सके? बिल्कुल संभव है। ये निर्भर इस पे करता है कि शरीर में, अंडाशय में अंडे बाकी हैं कि नहीं, और अगर अंडे बाकी हैं तो 45 या 50 साल की महिला में भी प्रेगनेंसी संभव हो सकती है। अब ये निर्भर करता है कि आप किस लोकेशन पे हो, किस दुनिया के किस एरिया में आप रहते हो। उस हिसाब से मेंसेस जो पीरियड रहते हैं, माहवारी पहले चालू हो सकती है और भी बंद हो जाती है। कि कहीं कहीं जैसे भारत में 45 से लेके 50 के बीच में पीरियड्स माहवारी बंद हो जाती है, और माहवारी तब बंद होती है जब अंडे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो अगर अंडे शरीर में बाकी हैं तो बिल्कुल संभव है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर बाकी नहीं भी हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो भी IVF के द्वारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस 40 के ऊपर 35 के ऊपर की महिलाओं में होते हैं। उसमें ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि आप डॉक्टर से मिलें और अपना समय व्यर्थ ना करें। सर, दुर्घटना स्थल पर समय से पहुंचना सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। इस टास्क को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप हर लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं? सर, इसके लिए जैसे मैंने प्रीवियस में बताया, हमने तकनीकी सहायता ले रखी। हमारे पास दिन प्रतिदिन कॉल का वॉल्यूम रहता है बड़ा, उसको हमें सेग्रीगेट करके उनको रियल टाइम में एम्बुलेंस पहुंचाना। उसके लिए हम प्लान करते हैं कि कॉल सेंटर में जैसे ही कॉल लैंड हो हम त्वरित एम्बुलेंस असाइन करें, ट्रैक करें उनको GPS के माध्यम से, और तुरंत उसका फॉलोअप लेके एम्बुलेंस जल्द से जल्द पहुंचाएं उनके। उसके लिए हम अपने टेक्निकल स्टाफ की और नियर बाई जो हमारे स्टाफ्स भी है उनकी लोकेशन की जानकारी उनको उपलब्ध रहे, ताकि जल्द से जल्द वो एम्बुलेंस पहुंचा सके और उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपकी सर्विसेज कहाँ कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में सभी जिलों में
सभी CSC PSC सभी गांव में उपलब्ध है हमारी एम्बुलेंस। सरकार के साथ कदम ताल कर रहे हैं जी आप? जी जी, अच्छा, सरकार की सुविधा ही। बिल्कुल। अच्छा, रेंजर साहब से बात कर लेते हैं। अरविंद जी, मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, जी जी, तो वहाँ तो एक बड़ा भूभाग भूभाग जंगलों का है, जंगलों का है। और आपके यहाँ से हाथी होके वहाँ जाते हैं, जी जी, बाघ होके वहाँ जाते हैं। जाते हैं। तो जो जंगली जानवरों की सुरक्षा है, उसके बाद वहाँ पे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, इसके बीच में वन विभाग का या आप जैसे रेंजर या वन कर्मियों का कैसा संतुलन होता है? कैसे आप लोग उसको संभालते हैं? तो उसके कई खतरे होते हैं, कई बार लकड़ी काटना है, शिकार करना है, तस्करी है, तमाम चुनौतियां हैं। कैसे आप लोग पार करते हैं? चुनौतियाँ तो मैम बहुत रहती हैं, परंतु वरिष्ठ और हमारे जो कनिष्ठ हैं वो विधि के अनुसार कार्रवाई करते हैं। जैसे कि हाथी दल है, हाथी दल है तो उसकी रेगुलर हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। अगर किसी गांव में बाघ या तेंदुआ का मूवमेंट है तो वहाँ भी उसको रेकी करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि जंगल की ओर चला जाए, क्योंकि हर जानवर को रेस्क्यू करके चिड़ियाघर या अनवार नहीं ले सकते, क्योंकि जानवर का मूल स्थान चूँकि जंगल है। तो जंगल से कभी कभी वो या भोजन के लिए या पानी के लिए भटक के बाहर भी आ जाता है। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य रहता है कि वो अपने मूल निवास में जाए, जंगल के अंदर जाए, और गांव वालों को ही अलर्ट करते हैं कि आप उस समय खेत के आसपास ना जाएं। वो स्वतः ही अपनी फील्ड में चला जाएगा। वो जानवर कभी किसी के अटैक नहीं करेगा नॉर्मली, क्योंकि जंगलों में सारी चीज़ें पर्याप्त हैं। खासकर मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट भी है, तो इसलिए टाइगर स्टेट तब है जो शाकाहारी ज़्यादा है, तो उनके लिए अंदर ही पर्याप्त भोजन है। और डिपार्टमेंट भी हमारा प्रतिवर्ष झिड़ियाँ और तालाब और पानी व्यवस्था है। तो समस्या तो है, लेकिन वो जन समुदाय के साथ बैठ के हमारी जो समितियां हैं उनके माध्यम से भी समय समय पर मीटिंग करके और उस चीज़ को उनके सामने रखते हैं कि वन्य प्राणी भी हमारे हैं, उनके बिना इस इकोसिस्टम को हम स्वस्थ नहीं रख सकते, क्योंकि बाघ एक अम्ब्रेला स्पीशीज है जो सबसे ऊपर है पिरामिड में। डॉक्टर संकल्प, जो अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 IVF प्रयास फेल एकदम। उसके बाद तो जहन में ये आएगा आगे कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। इस पर आप रोशनी डालिए। हम लोग की एक पेशेंट थी, वो साउथ इंडिया से आई थी, केरला से। उसने वहाँ पे कई बार IVF कराए केरला में और बैंगलोर में, और उसके सारे प्रयास विफल हुए, उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो उसके आखिरी के 3 IVF 14वां 15वां 16वां वो हम लोग के यहाँ पे हुआ था। 14वें में और 15वें में उसको सक्सेस नहीं हुई, जबकि उसकी उम्र 35 साल थी। तो पिछले 10 साल से वो लगातार इलाज करा रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। 16वें IVF में फिर उसको प्रेगनेंसी हुई और उसको एक बिटिया हुई जो कि अभी अराउंड 8 महीने की हो चुकी है। तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि हमको पूरा देखना पड़ा कि क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से कि इतने सारे IVF उसके फेल हुए। उनको एक एक करके हमको सही करना पड़ा, टारगेट करके। और उसके बाद में फिर उसको जब प्रेगनेंसी हुई तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पेशेंट को। तो उसके कारण उसके बाद फिर हमको सफलता मिल पाई। तो उस लेडी का श्रेय मैं देता हूँ कि उसने हार नहीं मानी आखिरी तक। वो पूरे समय लगी रही कि कुछ भी हो जाए, मुझे एक बच्चा चाहिए। और फाइनली ऊपर वाले ने साथ दिया और उसको उसका सपना पूरा हो पाया उसमें। वाह, सोचिए कि वो खुशी देना कि हर बार फेल फेल फेल, निराशा हाथ लगना, और आपने इतनी बड़ी खुशी दे दी, तो वाकई इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। मनीष जी, जहाँ तक एम्बुलेंस की बात होती है तो कई बार मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई इलाके हैं जो थोड़े दुर्गम होते हैं। कई जगहों पे तो एम्बुलेंस वहां तक पहुंच पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में आप लोग क्या करते हैं? क्या वहां के आसपास के गांव वालों के साथ मिलके मरीज को तुरंत से तुरंत बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए कोशिशें कैसी रहती हैं? ये एम्बुलेंस में संसाधन है, स्ट्रेचर हैं। हम स्ट्रेचर के सहायता से उनको लेते हैं जहाँ भी दुर्गम इलाके हैं। ऐसे में हमारे स्टाफ, हमारे पैरामेडिक स्टाफ और पायलट, हमारे जो ड्राइवर होते हैं, वो लेके जाते हैं ऐसे दुर्गम स्थानों पे। उनको स्ट्रेचर के माध्यम से और गांव वालों की सहायता के माध्यम से एम्बुलेंस तक लाते हैं। कई बार ऐसे सिनेरियो जैसे बाढ़ आ जाती है, तो उस सिनेरियो में भी हमारे पास स्ट्रेचर के माध्यम से हमने उनको लाया है और सकुशल उनको एडमिट कराया है।
इसी क्रम में हमारी जननी माताएं बहनों को भी हम लोग सर्विस देते हैं, एम्बुलेंस से ड्रॉप बैक की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, जो उनको गंतव्य अपने अस्पताल तक लेके आती है और वापस घर तक छोड़ती है। अहिरवार जी, पॉलिथीन फ्री जी जी सपना ऐसा लगता है, सर बिल्कुल। सपना ऐसा लगता है कि कितना पॉसिबल है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपे छुपे जो पॉलिथीन पहुंच ही जाती है। पहुंच ही जाती है। एक्शन तो हो रहा है, नो डाउट, एक्शन भी हो रहा है, जुर्माना भी लग रहा है। तो ये जो पॉलिथीन फ्री मुहिम है, इसे आप आगे किस तरह से लेके जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर, रियलिटी लेवल पर क्या जी, असर जी। देखने को मिल रहा है? सर मेरी पोस्टिंग एक छोटे से क्षेत्र में है, बेगमगंज, जो एक कस्बा है। वहाँ चूँकि मैंने देखा कि लोग पौधे लेने तो आते हैं, लेकिन पौधे हम लोग के पास ना होने के चक्कर में बारिश में लौट जाते। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने छोटे स्तर पे ही कुछ नर्सरी डेवलप करें। विचार आया कि ये जो दूध की खाली पॉलीथिन रहती हैं, जिसको केवल गाय वगैरह खाती हैं या नाली चौक करती हैं, ऐसे करके हमने शहर की 10-20 चाय की दुकानों से वो हम शाम को डेली वो दूध की खाली पॉलीथिन इकट्ठी करा लेते हैं, और ऐसे करके हमने 25,000 पौधों की नर्सरी डेवलप की है। तो पूरे क्षेत्र के लोग देखने आते हैं, बच्चे भी देखने आते हैं, और आम जनता भी ये फील करते हैं कि फल तो आते ही हैं घर में। हम बरसात के पहले ऐसी 100 दूध की थैली में बीज डाल के पौधा बना सकते हैं। इससे एक प्लास्टिक का चूँकि ख़त्म नहीं हो सकता, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल, तो ये रिसाइकिल भी बहुत अच्छा हो रहा है जी। बहुत बढ़िया, और यही होना चाहिए कि ये इसमें लोगों को समझ में आए कि किस चीज़ को हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये बेहतर होता है जो जागरूकता आपकी ओर से दी जा रही है। डॉक्टर संकल्प, अब तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्या आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल सेक्टर में भी एआई ने थोड़ा खतरा बढ़ा दिया है क्या डॉक्टर्स के लिए, या सुविधा बढ़ाई है? और एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ, जो शुरू में आपने चिंता व्यक्त की कि जो आज खान पान है, जलवायु है, आज के समय में क्या ध्यान रखना चाहिए जो भी कपल्स हैं उनको, ताकि वो सही समय पे वो अपने परिवार को बढ़ा सकें? तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। तो इसमें मेरी तरफ से जो मैं मरीजों को बोलता हूँ कि देखिए, आप अगर ये चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पे आपको बिल्कुल भी पॉल्यूशन से या केमिकल से आप मुक्ति मिल जाए, तब तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक, कि आप खाना नहीं खाएं, दूसरा पानी नहीं पिएं, तीसरा सांस न लें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए हम लोग जो अपनी तरफ से कर सकते हैं कि जितनी भी केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव हो, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव है, पर जिसमें परसेंटेज मात्रा कम हो, हम वो चीज़ खाएं। जैसे सिंपल सी तौर पे हर फ्रूट में नियरली पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, हम माने चाहे ना माने। अब उसमें जिसकी भी स्किन पतली होती है, अंगूर हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, उसमें ज़्यादा अंदर की तरफ जाता है, वो उसके पूरे फ्रूट में फैल जाता है। वही ऐसा फ्रूट जिसकी बाहर की स्किन कड़ी होती है, उसमें वो कम अंदर जाता है, रिसाव कम होता है, तो उससे हमको एक्सपोजर कम होगा। उसी तरह से प्लास्टिक्स को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिए। अभी अपन पॉलीथीन की बात कर रहे थे, इवन प्लास्टिक प्लेट हो गई, जो स्टोरेज वाले हो गए, इवन आजकल जो पानी के अपनी आरओ की फिल्टर्स होते हैं, वो भी उसमें भी फाइनली प्लास्टिक कंटेनर में ही आता है, उसी में से हम पानी पीते हैं। पर पिछले 5 साल से स्टील के टैंक्स भी आने लगे हैं, जिसमें कि कंटेनर स्टील का होता है। तो ये सारे बदलाव हमको करने चाहिए, और जो माँ बाप भी हैं हम में से, उनमें भी मेरे ख्याल से अपने बच्चों के लिए हमको ये बदलाव कर लेने चाहिए। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी महिला, भारतीय महिला जो कि 25 के ऊपर की उम्र है, और अगर वो अभी प्रेगनेंसी के प्लान नहीं कर रही है या 1 साल के ऊपर हो चुका है, तो सिर्फ एक चीज़ करे कि अपना एक ब्लड टेस्ट करा ले। उसको उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम है AMH या एंटी मलेरियन हार्मोन। ये टेस्ट क्या करता है, ये हमको बताता है कि हमारे शरीर में कितने अंडे बाकी हैं हमारे अंडाशय में, और एक मोटे मोटे तौर पे अगर ये वैल्यू 3 से अधिक है AMH हार्मोन की, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंडे की मात्रा सही है, आप आराम से समय लेके आप कोशिश कर सकते हैं। परंतु 1 साल के बाद भी अगर आप फिर भी प्लान नहीं करें, तो हर एक एनुअल लेवल पे एक AMH करा लीजिए। बहुत महंगा नहीं होता है, अराउंड 1000-1500 का टेस्ट हो जाता है, पर एक टाइप का ये फर्टिलिटी टेस्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरी चीज़ AI से रिलेटेड जो सवाल था, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी समय से है इनफर्टिलिटी में भी। पहले ये सिर्फ मौजूद था 2 चीज़ों में, एक है
शुक्राणु की टेस्टिंग में, मतलब सीमेन टेस्टिंग में, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और अच्छे माध्यम से हम स्पर्म की चलने फिरने की स्पीड तक मेजर कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस वो कितने सेकंड में कवर कर रही है। उससे हमको फर्टिलिटी का असेसमेंट ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी चीज़ कि हम जब देखते हैं अल्ट्रासाउंड में कि अंडे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनका साइज भी मेजर करने के लिए और नंबर देखने के लिए भी हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, जब हम आईवीएफ करते हैं तो हमको भ्रूण मिलता है, वो भ्रूण को ही हम बच्चेदानी में डालते हैं। तो उस भ्रूण की क्वालिटी को असेस करने के लिए वीडियो मॉनिटरिंग होती है एआई से। उस वीडियो मॉनिटरिंग से हमको पता चलता है हर एक क्षण का कि कैसे कैसे एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, बिना उसको अंदर से बाहर निकाले, तो उसका एक्सपोजर कम होता है। तो उस वीडियो मॉनिटरिंग से हम अच्छे एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है कि बहुत सारे कपल्स को ये डाउट रहता है कि भाई जो आईवीएफ में अंडे और शुक्राणु इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे ही हैं कि किसी और के इस्तेमाल हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से किसी और के अंडे या शुक्राणु इस्तेमाल हो गए। बहुत सारे लोग इस डर से आईवीएफ नहीं कराते हैं। तो इसके लिए भी एआई की तरफ से जवाब है कि एआई में जैसे बार कोड रहता है या क्यूआर कोड हम सब यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए यूपीआई, तो उसी स्कैनर की तरह से जो बार कोड्स आते हैं वो स्पर्म के लिए और एग के लिए भी आते हैं, जिसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं साथ में एम्ब्रियो के लिए, जो कि मैप्ड रहते हैं डायरेक्टली उस कपल, वो उस हस्बैंड और वाइफ के लिए। और उसके उस तरीके से हमको पता चल जाता है कि कहीं से भी गलती से भी किसी दूसरे का शुक्राणु या किसी दूसरे के अंडे से मिक्स होकर एम्ब्रियो नहीं बन रहा, जो आपको शायद 10 से 15 साल बाद पता चले कि इस बच्चे में तो डीएनए आपका नहीं है। तो उस चीज को प्रिवेंशन के लिए भी एआई बहुत अच्छा हो चुका है। समस्या से समाधान की तरफ, और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, कोई केस स्टडी बताइए, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए जहां एक ऐसी समस्या आपके सामने आई हो जहां पर आपने सॉल्यूशन ढूंढा भी, निकाला भी और रिजल्ट भी आया। सर ऐसी डे बाय डे समस्याएं आती है, 24/7 वर्किंग डे है। हमारे पास भी कभी कभी रात में भी कॉल डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है, कभी कहीं ब्लास्ट हो गया तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में हर जगह की एम्बुलेंस भेजनी पड़ती है, उस जगह प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। किस तरीके से हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है जो प्रॉपर वर्क करती है, उस समय कोऑर्डिनेशन का हमारा सबसे बड़ा रोल रहता है। हमें कैसे गवर्नमेंट के साथ अधिकारियों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, अस्पताल कर्मचारियों के साथ कैसे और इंक्लूडिंग अपनी एम्बुलेंस टीम के साथ, तो उनको प्रोत्साहन के साथ और लाइनअप के साथ किस ताकि एक से एक जो भी पेशेंट्स हैं उनको सहायता तुरंत मिल सके। तो ऐसे तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं सर। अच्छा, मेडिकल इमरजेंसी के अलावा और किसी सेक्टर में आप लोग काम करते हैं? मैम जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज मेडिकल फील्ड में है। अभी हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट और सब वाहन भी हम प्रीवियस में दे चुके हैं सर्विस। अहिरवार जी, डिपो कैंपस का कायाकल्प, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसे किया आपने? जी मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कैंपस के बाजू में कॉन्वेंट स्कूल है। तो एक दिन हम बाहर खड़े थे तो बच्चों को ये नहीं मालूम कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हाँ, जो हमारी बाउंड्री हमें पहले से बनी हुई मिली वहाँ चित्रकारी शुरू की जाए, ताकि जो बच्चे हैं, बच्चे चूँकि भविष्य वो सीखें कि हमारा अतीत और हमारे उसमें क्या है। फिर उसके अंदर धीरे धीरे हमने वहाँ काम किया। तो ऐसे करके 2.5-3 साल लगे, लेकिन कम उसमें बहुत अच्छा मतलब कर लिया। डॉक्टर संकल्प, मेरा ये फाइनल क्वेश्चन है और एक मैसेज मैं चाहूँगा आप कन्वे करें। जो भी जोड़े गर्भाधारण की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या पॉजिटिव संदेश देना चाहें? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बोला जाता है कि एक अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। तो आपको, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप गिव अप मत करिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि दिमाग में स्ट्रेस मत रखिए। आप जितना दिमाग में टेंशन देंगे और स्ट्रेस देंगे, उतना ही प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। और आजकल की जनरेशन में जैसे जैसे काम का स्ट्रेस बढ़ रहा है, ज़्यादा आपके ऊपर लोड पड़ रहा है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
जो भी आप कर रहे हैं बेजोड़ करें, बेहतरीन करें और नई उड़ान भरें। इस बात के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया दिव्यांश, और आप सभी का शुक्रिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर आज हमने जाना है कि कैसे आपको वरदान प्रकृति ने दिया है, अपनी सेहत का वरदान दिया है, तो सेहत का ध्यान कैसे रखना है ये हमें डॉक्टर संकल्प ने बताया। रेंजर साहब बता रहे हैं कि जंगल की सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा, उसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सेवाओं में मनीष जी ने बताया कि कैसे इमरजेंसी सेवाएं तत्काल पहुंचाई जाती है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी।